दोस्तों मोबाइलों के इस एवोल्यूशन के बीच में एक दौर आया था जब टैबलेट काफ़ी ज़्यादा चला करते थे और लोग सोचते थे कि टैबलेट लूँ या मोबाइल लूँ, क्योंकि टैबलेट पे मैं मूवी भी देख पाऊंगा, गेमें बहुत ज़्यादा आराम से खेल पाऊंगा। लेकिन उसके बाद में मोबाइलों की स्क्रीन इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई कि टैबलेट थोड़े से पीछे रह गए। जैसे कि मी मैक्स जो शाओमी का आया करता था, उसकी स्क्रीन ऑलमोस्ट 7 इंच को टच कर जाती थी और उसको बेजल भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे। हालांकि उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था, जिसकी वजह से वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं था। मतलब पैसों के मामले में नहीं, घुसने के मामले में वो पॉकेट में घुसता नहीं था, थोड़ा बहुत भारी रहता था और चोरों के काफ़ी ज़्यादा मजे आते रहते थे क्योंकि वो बड़े आराम से निकल सकता था, क्योंकि आधा तो वो बाहर रहता था और आधा जेब के अंदर रहता था। इसके बाद में हमारे मोबाइल हुए थोड़े बहुत कॉम्पैक्ट, क्योंकि उनके अंदर से हट गए बेजल्स, जिसकी वजह से 6.7 इंच का मोबाइल तो आजकल नॉर्मली हो चुका है। चाहे आप 6000 वाला ले लो, चाहे आप 60,000 वाला ले लो, चाहे आप 1.5 लाख का ले लो, आपको इतनी स्क्रीन तो मिल ही जाती है, जिसकी वजह से कम पैसे वाला भी सही स्क्रीन का मोबाइल ले लेता है। हाँ ठीक है, उसका रेजोल्यूशन कम रहता है लेकिन फिर भी उनको मजे आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद में जंग शुरू होने लगी कि किस तरीके से मोबाइल को कॉम्पैक्ट रखा जाए और इसी के साथ साथ स्क्रीन बड़ी वाला वो मज़ा भी दे सके उनको, टैबलेट वाला, जिसकी वजह से आए फोल्डेबल फ़ोन। चाहे सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड की बात कर लो या फिर हुआवे का बात कर लो या मोटोरोला की बात कर लो, सभी ने कोशिश करी कि भैया बड़ी स्क्रीन का मोबाइल बना दे, वो भी कॉम्पैक्ट रख के कि पॉकेट से बाहर निकाला उसको अनफोल्ड करके यूज़ भी किया जा सके, तो बड़ी स्क्रीन भी। लेकिन इस फोल्डिंग के चक्कर में उसका बन गया फोल्डिंग डबल बेड, जिसकी वजह से आते थे उस पर क्रीसेस, जो कि सभी की नज़रों में खटकने लग गए कि भैया ये क्या दिक्कत आ रही है इसमें, बीच में ये लाइन्स ही तो दिखती रहती है। तो इस वजह से ये मोबाइल भी इतने ज्यादा खैर लोगों को पसंद नहीं आए, क्योंकि कौन चाहेगा कि उनके मोबाइल के ऊपर भी एक सलवट बनी रहे, जैसे कि उनके शर्ट के ऊपर बनी हुई है, प्रेस नहीं करी सुबह। लेकिन इसको कैसे किया जाए भैया, तो इस वजह से सैमसंग वाले तो यही सोचते रह गए कि यार इस सलवट का क्या किया जाए। मतलब पहले तो ये बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी, खैर अब तो उन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश करी इसको निपटाने की, लेकिन इतनी बार वो फोल्ड अनफोल्ड हो जाता है कि वो क्रिसिस तो आएगी ही आएगी। आप चाहे पेपर ले लो चाहे प्लास्टिक ले लो, इतनी बार उसको अगर फोल्ड किया जाए तो उसमें भी वो क्रेसेस आनी चालू हो ही जाती है। खैर पेपर में तो बहुत जल्दी आ जाती है, कपड़े तक में आ जाती है अगर वो एक ही जगह पर रखा रहे। तो ये तो एक स्क्रीन था, प्लास्टिक का पार्ट है। हालांकि TCL LG बहुत ज़्यादा कुछ करते रहते हैं डिस्प्ले के साथ में, कि कुछ ना कुछ डिस्प्ले के साथ में करेंगे, फ्लेक्सिबल मोबाइल बना सकेंगे, हम ऐसा मोबाइल बना सकेंगे कि वो हाथों पे रोल हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें तो करते रहे, लेकिन उसी के बीच में निकला ओप्पो का हाथ ज़मीन में से, जैसे भूतिया फिल्म में कब्र में से हाथ निकल जाता है, वो भी एक नए मोबाइल के डिज़ाइन के साथ में, जिसने सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को चौंका दिया, जो था ओप्पो X 2021 प्रोटोटाइप। हालांकि 2021 का ये अलग ही प्रोटोटाइप है। अब प्रोटोटाइप स्टेज में तो कई सारे ऐसे प्रोटोटाइप हमको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ओप्पो ने बाजी मार ली थी ऐसे डिज़ाइन के साथ में, जो कि किसी के ख्याल में आया ही नहीं था कि ऐसी भी चीज़ हम कर सकते हैं। मतलब सैमसंग लगा हुआ था उस सलवट को हटाने में कि प्रेस लगा के करूं इसको कैसे सही, और यहाँ पे इन्होंने ले आया अपना अलग ही डिज़ाइन, जो कि ऐसा लगता था जैसे कि जोधा अकबर के ज़माने में हुआ करता था ना, वो चिट्ठी आती थी, संदेश आता था, उसको यूं करके खोला जाता था। तो ये उसी टाइप का कहीं इन्होंने देख लिया होगा कॉन्सेप्ट, और वहीं से ले आए ये अपना रोलेबल डिस्प्ले वाला मोबाइल का ये कॉन्सेप्ट, जो कि प्रोटोटाइप स्टेज में और आने वाले वक्त में कंज्यूमर एडिशन भी आ जाएगा, मतलब जो कि लोगों के लिए होगा। हालांकि ये अभी प्रोटोटाइप स्टेज में, तो ये ऐसे ही दिखाने के लिए कि ये देखो कितना अच्छा हमने बना दिया है। तो ओप्पो ने ये सारा कुछ कैसे किया और क्या है इस डिज़ाइन की महिमा और क्या इंटरनल काम चल रहा है इसके अंदर, उसके बारे में जानने से पहले बात कर लेते हैं वंडर शेयर के डॉक्टर फ़ोन के बारे में, जो कि आपके फ़ोन का बन सकता है पूरी तरीके से एक डॉक्टर। कई बार हमारे फ़ोन के अंदर क्या हो जाता है कि डेटा करप्ट हो जाता है, तो उसके बाद में उसको रिपेयर करना हो तो उसका भी फीचर इसके अंदर मौजूद है। अगर आपको अपने डेटा का बैकअप लेना है तो वो फीचर भी मौजूद है, और अपने डेटा को ट्रांसफ़र करना है, मान लो आपने नया फ़ोन खरीद लिया तो आपको अपने डेटा को उसमें ट्रांसफर करना है, तो वो भी इससे किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ डेटा रिकवरी भी की जा सकती है। कई बार क्या होता है हमारा डेटा डिलीट हो जाता है और वो डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो वापस चाहिए होता है, तो इसके अंदर डेटा रिकवरी का भी सिस्टम मौजूद है। और खास फीचर इसमें ये है कि स्क्रीन अनलॉक का भी फीचर मौजूद है। कई बार हमारे साथ में ये हो जाता है कि हम एक बढ़िया सा पैटर्न लॉक बना देते हैं और उसके बाद में अगले ही दिन भूल जाते हैं कि वो क्या था पैटर्न लॉक, जिसके बाद में हम सोचते रहते हैं और वो फ़ोन लॉक का लॉक ही रहता है। तो उसको अनलॉक करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आपको बस करना ये होगा, अपना फ़ोन कनेक्ट करना होगा अपने कंप्यूटर से, उसके बाद में आपको स्क्रीन अनलॉक के फीचर पे क्लिक करना होगा, उसके बाद में वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करेगा और आपका फ़ोन कर देगा अनलॉक। और इसी के साथ साथ आप मिरर गो का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन अपने कंप्यूटर पर देख सकते हो।
और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने फोन के डॉक्टर खुद ही बन सकते हो। सो बैक टू Oppo X 2021 प्रोटोटाइप। हालांकि LG ने भी काफी ज्यादा कोशिश करी थी अपने मतलब फोल्डेबल डिजाइन को अलग तरीके से बनाने की, जो थोड़ा सा अलग डिजाइन था। इसमें ड्यूल डिस्प्ले का भी फॉर्मूला इन्होंने यूज किया था, जहां पर स्लाइडिंग फीचर इसके अंदर मौजूद थे। कॉम्पैक्टनेस हालांकि ये नहीं ला पाए अपने इस डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि जब दो डिस्प्ले हैं, एक नीचे है एक ऊपर है, तो इस तरीके की चीज़ सामने ही आती। तो वही सेम चीज़ इसके साथ भी हुई, लेकिन ओप्पो ने कुछ अलग ही कर दिखाया। ओप्पो ने दरअसल 2020 के वक्त में ही अपना ये जो कॉन्सेप्ट था ये दिखा दिया था कि इस तरीके के कुछ हम काम कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी उसी वक्त में देखने पर लग गई थी कि भैया ये हुआ कुछ एवोल्यूशन, जो कि 6.7 इंच के एक मोबाइल को एक बटन दबाने से ही टैबलेट बना सकती है। करीबन 7.4 इंच की स्क्रीन उसको कन्वर्ट कर देगी। तो तब लगा था कि हाँ भाई, अब हम थोड़ा सा फ्यूचर में जा रहे हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी हमको कुछ अलग सी देखने को मिल रही है। एक्सपेक्ट कर रहे थे ये एप्पल करेगा, सैमसंग करेगा, बड़ी कंपनी करेगी कोई, लेकिन उसी बीच में ओप्पो ने कहा मैं करके दिखाता हूं, जो कि उन्होंने करके दिखाया। हालांकि अगर देखें तो ओप्पो वीवो इतनी बड़ी ब्रांड नहीं लगती है, हालांकि बड़े बड़े मैच या टूर्नामेंट करवा देती है, लेकिन फिर भी सैमसंग और एप्पल के सामने लगता है कि हाँ यार, इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन ये जो डिज़ाइन है ये इनको अलग ही लेवल पर लेके चला जाएगा जब ये मार्केट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर देखो ओप्पो ने किया क्या है कि उन्होंने फ्लेक्सिबल डिस्प्ले का तो यूज किया ही है, जो कि LG कई सालों से दिखा रहा था कि ये फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है हमारा, या TCL यूज करके दिखा रहा था, हुआवे कर रहा था, सैमसंग कर रहा था, लेकिन वो ये सब कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाए। जैसे कि ओप्पो ने एक मोटर का यूज किया और इसी के साथ साथ साइड में एक रोलर का यूज किया अपने उस फ्लेक्सिबल OLED पैनल को रोल करने के लिए, और उसी से ये कॉम्प्रेस और एक्सटेंड कर पाए अपने उस डिस्प्ले के साइज को। जहां पर इनको एक दिक्कत आई जो थी स्ट्रेंथ की, कि बीच में स्ट्रेंथ कहां से लाई जाएगी। चलो हमने ये स्लाइडिंग गेट का फीचर लगा दिया, जो कि जैसे लिफ्ट का गेट होता है उसको ओपन कर देता है, उसको क्लोज कर देता है, तो उस तरीके की चीज हमने कर दी। लेकिन बीच में स्ट्रेंथ कहां से लाई जाए, क्योंकि ये जो फ्रेम होता है, जो गेट टाइप का होता है, वो बाहर बाहर होता है। अंदर क्या करेंगे, तो अंदर इन्होंने यूज किया इंटरलॉकिंग सिस्टम को, जिसकी वजह से अलग अलग जो पैनल था वो आपस में डिटैच हो जाता था, और उसके बाद में जब ये फोन कॉम्पैक्ट बन जाता तो अटैच हो जाता था। तो ये इस तरीके का इंटरलॉकिंग सिस्टम था, और उसी से थोड़ा सा ऊपर डिस्प्ले को स्ट्रेंथ और ज्यादा देने के लिए इन्होंने थिन यानी कि बहुत ही पतले कैटरपिलर ट्रैक लैमिनेट का यूज किया, जिससे कि इनके डिस्प्ले को भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिल गई, कि कोई अगर जोर से भी प्रेस करता है तो वो दिक्कत नहीं आएगी। जो खाली खाली गैप रह जाते हैं इस इंटरलॉकिंग सिस्टम के दौरान, वो भी फील किए जा सकेंगे। तो ये डिजाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। जिन भी एक्सपर्ट ने इस डिजाइन को अपने हाथ में लिया, उन्होंने कहा हाँ, इसके डिस्प्ले में जानती, इसमें स्ट्रेंथ लगती है देखने में। बाकी जो फोल्डेबल फोन होते हैं उनमें थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि हाँ स्विंगी टाइप का है, मतलब वो स्ट्रॉन्गनेस, जो स्ट्रेंथ चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जो कि इसमें देखने को मिली। और इन्होंने इस पूरे सिस्टम को, जो भी स्लाइडिंग सिस्टम था, वो पावर बटन के ऊपर ही डाल दिया। मतलब अगर आप उस पर डबल टैप करते हो तो भी आपका फोन खुल जाता है और वहीं से बंद हो जाता है, और अगर आप स्वाइप अप करते हो तो भी आपका फोन खुल जाता है और उसी के साथ में बंद भी हो जाता है उसी तरीके से। तो ये जो मोबाइल का डिजाइन है, ये इनको सीधा प्रीमियम कंपनी के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि तुमने अब तक क्या किया था इस बड़ी स्क्रीन के मोबाइल के साथ में, जिसको आप कह रहे थे कि हम फोल्डेबल बनाएंगे, हम टैबलेट का लुक देंगे। तो वो सारी चीजें तो थी, लेकिन उसमें दिक्कतें बड़ी आई उनको। जो क्रीसेस की दिक्कत थी, जो कि बहुत ही बड़ी दिक्कत थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें दिक्कत नहीं है, दरअसल ये एक प्रोटोटाइप ही है और दिक्कत तो इसमें भी होगी। दरअसल इसके जो डिस्प्ले है और मोटर है, अब जब मोटर जिस तरीके से रोटेट होके उस डिस्प्ले को अपने अंदर ले लेती है, तो उसके साथ में डिस्प्ले पे जो डस्ट होता है वो भी अंदर जाने का खतरा रहता है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल अगर अंदर जाते हैं तो इंटरनल डैमेज तो होता ही है फ़ोन के साथ में। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस फ़ोन को भी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती रहेगी, जिस तरीके की इसकी मोटर है, क्योंकि मूविंग पार्ट है तो मूविंग पार्ट बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो वो चीज़ इसके साथ में हो सकती है। और बाकी चीज़ भी कुछ इसमें मिसिंग है, जो है फ्रंट सेल्फी कैमरा, वो इसके अंदर नहीं है। वॉल्यूम की इसके अंदर नहीं है, क्योंकि अभी ये प्रोटोटाइप के स्टेज में ही है, तो अभी हम इतनी कमियां तो खैर कह ही सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके 2-3 प्रोटोटाइप और बनेंगे, उसके बाद में ये हमारे हाथ में शायद आ पाएगा, मतलब मार्केट के अंदर आ पाएगा। अपने हाथ में क्या ही आएगा, महंगाई होगा इतना ज़्यादा। तो फिलहाल के लिए ओप्पो का एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा मस्त था, जिसकी वजह से मुझे खुद जानना था कि ये हो क्या रहा है, इसके
अंदर किए ऐसा कुछ कर पा रहा है, तो उसी वजह से वो मैंने जाना, उसके बाद में जाना तो मैंने आपको भी बता दिया। तो काफ़ी इंप्रेसिव डिज़ाइन है, सारी दुनिया को इन्होंने हिला कर रख दिया कि ये देखो ये भी डिज़ाइन होता है, और हाथ में देखने पर ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो कुछ फ्यूचरिस्टिक आइटम हाथ में आ गया है किसी के। तो ये डिज़ाइन इंस्पायर करेगा दूसरी कंपनियों को भी, और वो भी इसी डिज़ाइन को यूज़ करके शायद कुछ ना कुछ कर दे। हाँ, पेटेंट का थोड़ा बहुत इशू रहेगा, तो डिज़ाइन में थोड़े बहुत चेंजेस तो होंगे ही, देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो रोलेबल फीचर है ये और कंपनियां भी यूज़ करेंगी, बस देखते रहना। तो फ़ायदा इसमें हमारा ही होगा, क्योंकि इन द एंड चाहे महंगी चीज़ हो, क्योंकि नासा पे भी जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो धीरे धीरे करके हमारे हाथ में आ जाती है काफ़ी सस्ते दामों में। तो फिलहाल के लिए ये इतना महंगा होगा, मतलब लाखों में तो होगा ही, इस बात की तो गारंटी है कि ये लाखों का फ़ोन होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बिल्कुल हटकर है। तो धीरे धीरे करके शायद सस्ते में हमारे लिए भी आ जाए। देखो होता क्या है कि जब कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट अच्छे नंबर ले आता है तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती, लेकिन बैक बेंचर कोई नालायक स्टूडेंट अच्छे नंबर ले आता है तो वो बड़ी बात हो जाती है। तो ये वही किस्सा हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा सा ध्यान इसकी तरफ गया कि कर क्या दिया इन्होंने। तो उसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल में खुद जानने की कोशिश करी और आपको बताने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मेरे को वीडियो डाली भी है।